हिंदी। बहुत आज्ञाकारी, सहयोगी और सुंदर हूँ। वे अब भी मुझे क्यों मारना चाहते हैं? वांग टेंग को कुछ भी समझ नहीं आया। उसकी माँ सही थी। उसके जैसे प्यारे और सुंदर अमीर दूसरी पीढ़ी के लड़के को बाहर जाते समय खुद की उचित सुरक्षा करनी चाहिए। बाहरी दुनिया बहुत खतरनाक थी। उसका जीवन किसी भी क्षण खतरे में पड़ सकता है। वांग टेंग कदम दर कदम लुटेरों के सरदार की ओर बढ़ा। उसका पूरा शरीर उत्तेजना से कांप रहा था। उन्हें मार डालो, मुझे उन्हें मारना ही होगा। वे सभी बेहद दुष्ट और बुरे लोग हैं। 1 कदम, 2 कदम। जैसे जैसे वो करीब आता गया, अन्य बंधकों की आंखों में करुणा भरी नजरें आने लगीं। उन्हें उस पर दया आ रही थी, लेकिन साथ ही उनकी निगाहों में राहत की झलक भी थी। उन्हें खुशी थी कि वे मारे जाने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। वे भी डर से कांप रहे थे। लुटेरों का ये झुंड इतने प्यारे छोटे लड़के को भी छोड़ने को तैयार नहीं था। उनकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। पुलिस का हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आया? यदि ये जल्दी नहीं हुआ तो वे ही मारे जाएंगे। मार डालो, मार डालो। वांग टेंग लगभग मानसिक रूप से टूट गया था। वो बहुत घबराया हुआ था। उसकी हथेली, पीठ और माथा पसीने से भीग गया था। उन्हें मार डालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। 3 कदम, 4 कदम। बहुत जल्द वह नेता से आधे मीटर से भी कम दूरी पर था। जल्दी आओ, नेता ने अधीरता से चिल्लाया। पर्याप्त। ये काफी करीब है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। वांग टेंग ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। तुम मुझे मजबूर क्यों कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लुटेरों के सरदार को लगा कि डर के मारे वांग टेंग शायद अपना दिमाग खो बैठा है, इसलिए वह ऐसी बकवास कर रहा है। लेकिन अगले ही पल लुटेरों और बंधकों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। लुटेरों का सरदार ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने क्या देखा? एक क्षण पहले ये बंधक अभी भी एक छोटे से मेमने की तरह व्यवहार कर रहा था। अगले ही पल वह एक पागल खूंखार भालू में बदल गया। उसकी आभा एक पल में बदल गई। सब कुछ धीमा लग रहा था, लेकिन इसमें बस एक पल का समय लगा। जब वांग टेंग ने अपना सिर उठाया, तो उसके मन में कोई झिझक नहीं थी। उसका निर्णय दृढ़ और दृढ़ था, और उसने अपने पैर जोर से पटक दिए। धमाका। जमीन पर पड़ी चीनी मिट्टी की टाइलें टूट गईं और पत्थर के टुकड़े हर जगह उड़ गए। उसके पैरों के नीचे एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे वांग टेंग अचानक बाहर निकल गया। वह धनुष से निकले तीर की तरह उछला और पल भर में ही नेता के सामने पहुंच गया। यह अत्यधिक गति और मंचीय फुटवर्क का परिणाम था। वांग टेंग ने पलक झपकते ही आधे मीटर की दूरी पार कर ली। यद्यपि लुटेरों का नेता उसे देख सकता था, फिर भी वह समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था। वांग टेंग की मुट्ठी लोहे पर हथौड़े की तरह वार कर रही थी, जैसे वह उसे ऊपर उठाता और नीचे की ओर मुक्का मारता हो। लुटेरे की नजरों में उसकी मुट्ठी बड़ी होती जा रही थी, जिससे वह अचेत हो गया। उद्धरण चिन्ह, भाड़ में जाओ। जैसे ही उसने ये शब्द बोला, वांग टेंग का पूरा बल उसके सिर पर पड़ चुका था। टकराना। 1000 किलोग्राम से अधिक की शक्ति अत्यंत भयावह थी। आपको शायद ऐसा महसूस हुआ होगा जैसे कोई ट्रक आपके सिर के पास से गुजर गया हो। टकराना। आवाज बहुत तीखी थी, मानो तरबूज को कुचल दिया गया हो। फर्स्ट ब्लड। ये कुचल गया। हालांकि वांग टेंग के मन में कोई अतिवादी भावनाएं नहीं थीं। इस समय वो केवल अपने जीवन के लिए खतरे के बारे में सोच रहा था। उसने अभी तक एक दुश्मन को मार गिराया है और अभी भी 4 बचे हैं। उनके पास बंदूकें थीं। वे बहुत डरावने थे। उसे ये लड़ाई जल्द से जल्द खत्म करनी होगी। इसलिए वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुका। उसने नेता की लाश को कसकर पकड़ लिया और उसे पीछे खड़े लुटेरे पर पटक दिया, जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसी समय वांग टेंग आगे बढ़ा। उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था।
अब तक उसने जो भी बुनियादी युद्ध तकनीकें सीखी थीं, वे सब एक साथ मिल रही थीं। फुटवर्क को गति के साथ मिला दिया गया। तलवार कौशल और ब्लेड कौशल को मुट्ठी कौशल में मिला दिया गया। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, इसलिए उसने अपनी मुट्ठियों को तलवार और पैरों को ब्लेड की तरह इस्तेमाल किया। चेहरे पर जख्म के निशान वाला लुटेरा घबरा गया जब उसके नेता की लाश उस पर टूट पड़ी। वांग टेंग ने उसके बाएं पैर को ब्लेड की तरह घुमाया। दरार, हड्डियों के टूटने की आवाज सुनकर दर्शक डर गए। धमाका, वह आदमी क्षैतिज रूप से उछला और दीवार से टकराकर एक रगडॉल की तरह गिर गया। उसने अपना सिर एक तरफ झुकाने से पहले मुंह में खून थूका। वह आदमी मर चुका था। दोहरी मार, बैंग बैंग बैंग। बाकी 3 डाकू घबरा गए, लेकिन आखिरकार उन्हें होश आ गया और उन्होंने वांग टेंग पर गोली चला दी। बंदूकों से रन प्रबलित गोलियां निकली, जिससे वांग टेंग की बढ़त रुक गई। ये गोलियां तेज और ज्यादा शक्तिशाली थीं। स्वूश, गोलियां हवा को चीरती हुई, अपने साथ एक तीखी चीख लाती हुई, वांग टेंग के शरीर के महत्वपूर्ण स्थानों की ओर बढ़ी। उसका सिर, हृदय, जांघ। वांग टेंग पूरी तरह से तैयार था। चेहरे पर निशान वाले आदमी से छुटकारा पाने के बाद उसने अपना शरीर छोटा कर लिया और जमीन पर एकदम सही रोल किया। एक सहज गति से वह कार्यालय की मेज के नीचे छिप गया। टकराना, गोलियां दीवार पर लगी और उसमें एक बड़ा छेद हो गया। जब वांग टेंग ने छेद की तरफ देखा तो उसे एक डर सा महसूस हुआ। उसे लगा कि वह भाग्यशाली है कि उसने शुरू में लुटेरों का विरोध नहीं किया था। इन गोलियों की ताकत के आधार पर वे निश्चित रूप से उसके शरीर में खूनी छेद कर सकती थीं। भले ही उसके पास एक उन्नत स्तर के मार्शल शिष्य का शरीर हो, लेकिन वह बुलेट प्रूफ नहीं था। यह विचार उसके दिमाग में बस कुछ पल के लिए ही रहा। फिर उसने तुरंत अपने सामने पड़ी कुर्सी को उठाकर फेंक दिया। साथ ही वह दूसरी दिशा में भाग गया। तीनों लुटेरे बहुत तनाव में थे। जब उन्होंने कुछ उड़ता हुआ देखा तो उन्होंने सहज ही उस दिशा में कई गोलियां चला दी। ओह नहीं! इसके तुरंत बाद उन्हें पता चल गया कि वे मुसीबत में हैं। वांग टेंग ने उन्हें पछताने का मौका नहीं दिया। वह दूसरी तरफ से उनकी तरफ बढ़ा और अपनी मुट्ठी तोप की तरह निकालकर लुटेरों की कनपटी पर तान दी। डाकू लड़खड़ाकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। तिगुनी मार, एक और नीचे। फिर वह एक लुटेरे की ओर मुड़ा जो उससे 2 मीटर दूर खड़ा था। वांग टेंग को यह व्यक्ति याद आया। वह पहला व्यक्ति था जो उसे मारना चाहता था। इस प्रकार उसने अपने हमले में और अधिक शक्ति लगाई। वांग टेंग ने अपने हाथों को एक साथ जकड़ लिया और उन्हें एक हथौड़े की तरह नीचे गिरा दिया। बेचारा आदमी 3 मीटर पीछे की ओर उड़ गया। 10 सेकंड के भीतर विरोधियों के 4 खिलाड़ियों को मारना। बैंग बैंग। अंतिम लुटेरा ड्राइवर था। अब तक उसे एहसास हो चुका था कि वांग टेंग बहुत ही क्रूर और क्रूर था। उसके साथी उसके हमले को झेल नहीं पा रहे थे। वे या तो मर चुके थे या गंभीर रूप से घायल थे। वह इतना भयभीत था कि वह पीछे हटता रहा। हड़बड़ाहट में उसने वांग टेंग पर कुछ गोलियां चलाईं। वांग टेंग ने चकमा दिया, लुटेरे के बगल में दौड़ा और मुक्का मारा। ये बेसिक तलवार कौशल से सबसे सरल तलवार वार था। एक हमला, एक और हमला। अंत में अंतिम डाकू भी फर्श पर गिर गया। पेंटाकिल। सभी 5 लुटेरों को पकड़ लिया गया। जब से वांग टेंग ने हमला करना शुरू किया था, तब से लेकर लड़ाई के अंत तक 1 मिनट से भी कम समय बीता था। सभी बंधक अचंभित थे। उनके जबड़े लगभग जमीन को छू रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। अधेड़ उम्र की महिला, जो घायल थी, कुछ समय के लिए अपना दर्द भूल गई थी। वह अचंभित होकर उसे देखती रही। हम दोनों बंधक हैं। तुम इतने उत्कृष्ट और उग्र क्यों हो? हमें एक साथ डर से कांपना चाहिए, लेकिन तुमने तो लुटेरों को ही मार डाला। क्या तुम शैतान हो? पैंट पैंट पैंट। 5 लुटेरों के गिर जाने के बाद वांग टेंग आखिरकार अपनी तनावग्रस्त नसों को आराम देने में सक्षम हो गया। उसने बड़ी सांस ली।
थकावट। उसके शरीर में अत्यधिक थकावट की भावना छा गई। ये लड़ाई सिर्फ 1 मिनट से भी कम समय तक चली थी, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति तनावपूर्ण थी, क्योंकि वह जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। एड्रेनालाइन उसके रक्त वाहिकाओं में तेजी से दौड़ रहा था और उसका शरीर अभूतपूर्व गति से काम कर रहा था। यह उसके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से थका देने वाला था। तुमने मुझे मजबूर क्यों किया? वांग टेंग ने कमरे को देखते हुए खुद से कहा। अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। लुटेरों की भयावह स्थिति देखकर उसके पेट में मरोड़ उठने लगी और पेट का एसिड उसके गले से बाहर निकलने लगा। उसने जल्दी से अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। संयोग से उसकी नजर बंधकों पर पड़ गई। इन लोगों के चेहरे पर डर के भाव थे। वे पीले भी थे और कुछ तो कोने में उल्टी भी कर रहे थे। हालांकि उनकी नजरें थोड़ी अजीब थीं। ऐसा नहीं लग रहा था कि वे किसी दयालु और ईमानदार हाई स्कूल के छात्र को देख रहे हैं। इसके बजाय ऐसा लग रहा था कि वे एक विकृत हत्यारे को देख रहे हैं। क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं? वांग टेंग ने ईमानदारी से पूछा। बंधकों ने अचानक एक स्वर में सिर हिलाया। फिर उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और पागलों की तरह सिर हिलाना शुरू कर दिया। हालांकि उनके दोषी भाव बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं थे। रात के 9 बजने वाले थे, तभी वांग टेंग पुलिस स्टेशन से बाहर आया। इससे पहले उसने घर पर फोन करके अपने माता पिता को बताया था कि वह आज रात अपने सहपाठियों के साथ डिनर कर रहा है। दरअसल उसे बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया था। सौभाग्य से वांग टेंग पीड़ित था, इसलिए पुलिस ने घटना का कारण समझने के बाद उसे रिहा कर दिया। आपराधिक पुलिस के कप्तान ने खुद वांग टेंग को दरवाजे पर भेजा और उसे एक सिगरेट दी। एक चाहता हूँ। वांग टेंग ने कोई औपचारिकता नहीं निभाई। उसने सीधे सिगरेट उठाए और उसे अपने मुंह में रख लिया। उन दोनों ने सिगरेट जलाई और पुलिस स्टेशन के सामने ही पीने लगे। तुम्हें इतनी कम उम्र में धूम्रपान करना आता है? यांग झेंचाओ ने मुस्कुराते हुए वांग टेंग को चिढ़ाते हुए कहा। चलिए इस बारे में बात नहीं करते। वांग टेंग ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। यांग झेंचाओ ने आगे कोई पूछताछ नहीं की। उसने लापरवाही से काम लिया और गंभीरता से कहा, वे लुटेरे दूसरे शहरों से भागकर हमारे डोंगहाई शहर में आ गए। उन्होंने कई जघन्य अपराध किए हैं और वे सभी वांछित अपराधी हैं। तुम्हें ये बताना चाहिए कि वे सभी क्रूर और बुरे लोग हैं। उनके हाथ कई बेगुनाहों के खून से रंगे हैं। तुम लोगों को मारकर उनकी बुराई से छुटकारा पा रहे हो, इसलिए ज्यादा दबाव महसूस मत करो। वांग टेंग को तुरंत बेहतर महसूस हुआ। जैसा कि अपेक्षित था, वे बुरे लोग थे। अगर मुझे किसी कोने में धकेला नहीं जाता, तो नैतिकता, बुद्धिमत्ता और शारीरिक शिक्षा में सर्वांगीण विकास के साथ मेरे जैसे आदर्श छात्र इतनी हिंसक प्रतिक्रिया क्यों करते? यांग झेंचाओ। ये लड़का थोड़ा बेशर्म लग रहा था। यांग झेंचाओ को लगा कि उसकी चिंता बेमानी है। उसने झुंझलाहट से कहा, जब हम अपनी तरफ से सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लेंगे, तो हम तुम्हें रेशम का बैनर और इनाम देंगे। हाँ, तुम फिर भी मुझे रेशमी बैनर और इनाम दोगे? वांग टेंग थोड़ा चौंक गया। उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं इसके लायक नहीं हूँ। सचमुच, लुटेरों का ये गिरोह लंबे समय से वांछित सूची में है, लेकिन कोई भी उन्हें पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ। इसलिए इनाम बहुत ज्यादा है। ये 100,000 तक है। यांग झेंचाओ ने सोचा कि वांग टेंग को नहीं पता कि वो क्या अस्वीकार कर रहा है, इसलिए उसने उसे विनम्रता से समझाया। मुझे वास्तव में इसकी जरूरत नहीं है। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, वांग टेंग ने सहजता से उत्तर दिया। तुम्हें पैसों की कमी नहीं है? यांग झेंचाओ अवाक रह गया। ये बदमाश वाकई घमंडी है। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं आपके स्टेशन को इनाम क्यों नहीं दे देता? आप नागरिकों के सेवक हैं। ये कड़ी मेहनत है। आप इसे मेरा धन्यवाद कहने का तरीका मान सकते हैं, वांग टेंग ने कहा। मुझे पुलिस का प्रतिनिधित्व करने और उनकी ओर से आपको धन्यवाद देने की अनुमति दें।
यांग झेंचाओ गहरी श्रद्धा से भर गए। ओह ठीक है कैप्टन यांग, मुझे बंधक बनाए जाने से पहले मेरी कार को सड़क के बीच में छोड़ दिया गया था। क्या आप मुझे ये पता लगाने में मदद कर सकते हैं कि क्या इसे पुलिस ने जब्त कर लिया है? वांग टेंग को अचानक अपनी स्पोर्ट्स कार याद आई जो ट्रैफिक में फंस गई थी। ठीक है, मैं फोन करके पूछूंगा। कॉल कनेक्ट होने के बाद यांग झेंचाओ ने कुछ वाक्य बोले। फिर उसने वांग टेंग से उसकी कार का नंबर पूछा। जवाब बहुत जल्दी आ गया। ये वास्तव में जब्त कर लिया गया था। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी कार लेने के लिए ले आता हूँ। यांग झेंचाओ ने फोन रख दिया और कहा। ठीक है। वांग टेंग ने सिर हिलाया और उस आदमी के पीछे चल दिया। ईमानदारी से कहूँ तो आपके हमले थोड़े निर्दयी थे। चलते समय यांग झेंचाओ अचानक मुड़ा और वांग टेंग से कहा, NOLB-JUN.COM। ये पहली बार है जब मुझे इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा है। ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में नहीं जानता था कि अपनी ताकत को कैसे नियंत्रित किया जाए, वांग टेंग ने असहाय होकर कहा। तुम्हारे मुकाबले मेरा पहला अनुभव बहुत अलग था। मैं एक आसान काम में लगभग बुरी तरह असफल हो गया था। सौभाग्य से एक वरिष्ठ ने मेरी मदद की। यांग झेंचाओ अपनी यादों में डूबा हुआ था। फिर उन्होंने कहा, तुम इतने छोटे हो, फिर भी तुम पहले से ही एक उन्नत चरण के मार्शल शिष्य हो। तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। मुझे लगता है कि 2 साल के भीतर तुम एक मार्शल योद्धा बन सकते हो। कैप्टन यांग, आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। मैं बस किस्मत वाला था। वांग टेंग विनम्र बने रहे। कुछ समय बाद दोनों अपने गंतव्य पर पहुंच गए। कार लेने से पहले उनसे कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। यांग झेंचाओ ने अपने सामने खड़ी स्पोर्ट्स कार को देखा और अवाक रह गया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें लगा कि 100,000 कुछ भी नहीं है। तुम्हें वास्तव में पैसों की जरूरत नहीं है। वांग टेंग कार में चढ़े और यांग झेंचाओ की ओर हाथ हिलाया। कैप्टन यांग, आज के लिए धन्यवाद। मुझे अब घर जाना है। अगर नहीं गया तो मेरे माता पिता चिंतित हो जाएंगे। आपका स्वागत है। मैं तो भूल ही गया था कि आप हाई स्कूल के छात्र हैं। जल्दी से घर जाइए। यांग झेंचाओ ने सिर हिलाया। यांग झेंचाओ के पास करीब 30 साल का एक आदमी आया, जो दूर से स्पोर्ट्स कार को जाते हुए देख रहा था। उसने पूछा, इस युवक की पृष्ठभूमि क्या है? वो आपको व्यक्तिगत रूप से विदा करने के लिए कैसे राजी कर सकता है? वो कहीं से नहीं आया है, लेकिन वो एक उन्नत चरण का मार्शल शिष्य है। आज उसने खुद रून बंदूकें लेकर आए 5 अपराधियों को खाली हाथ मार गिराया, यांग झेंचाओ ने जवाब दिया। उन्नत चरण मार्शल शिष्य, एड्स बाय पब फ्यूचर। वो आदमी हैरान था। वो सिर्फ 17 साल का है न? फिर भी वो पहले से ही एक उन्नत चरण का मार्शल शिष्य है। वो खाली हाथ रून बंदूकों से लैस 5 अपराधियों को मारने में भी कामयाब रहा। ये वाकई बहुत शक्तिशाली है। ये प्रतिभा कहाँ से आई? कौन जानता है, लेकिन वो वाकई अद्भुत है। मुझे डर है कि जब मैं भविष्य में उससे मिलूंगा तो मैं सिर्फ उसका सम्मान करूंगा, यांग झेंचाओ ने भी कहा। आदमी ने सहमति में अपना सिर हिलाया। वांग टेंग को अपने पीछे चल रहे 2 लोगों के बीच चल रही चर्चा का पता नहीं था। वो अपनी कार चलाकर सीधे जिक्सन मार्शल हाउस चला गया। मार्शल आर्ट अकादमी पहुंचने के बाद वह सीधे दूसरी मंजिल पर चले गए। प्रशिक्षण कक्ष में लगन से अभ्यास कर रहे छात्रों को देखकर उनकी चिंता शांत होने लगी। वांग टेंग ने हॉल का चक्कर लगाया और गिराए गए गुनों को उठाया। फिर वह एक सैंडबैग के सामने चला गया और अपनी मुट्ठी कौशल का अभ्यास करना शुरू कर दिया। बैंग बैंग बैंग। वांग टेंग को अपनी भावनाओं को बाहर निकालने के लिए एक रास्ते की जरूरत थी। उसे अपने दिल में जमा तनाव और दबाव को बाहर निकालने की जरूरत थी। इसलिए उसने रेत की थैली को जोर से पीटा। रेत की थैली पर मुक्का मारते समय उसकी बांह पर एक छाया सी बन गई। उसके घूंसों की ताकत से रेत का थैला जोर जोर से हिलने लगा।
ऐसा लग रहा था जैसे उसमें तूफान आ गया हो। उसके बगल में बैठे छात्रों ने जब उसकी पागलपन भरी हरकतें देखी तो वे अनजाने में ही कुछ कदम पीछे हट गए। ये बहुत डरावना था। क्या ये व्यक्ति पागल था? उन्हें उससे जितना हो सके उतना दूर रहने की जरूरत थी। जब वांग टिंग अपनी मुट्ठी कौशल का अभ्यास कर रहा था तो उसके दिमाग में 5 लुटेरों को मारने की छवि घूमती रही। यदि उसे दोबारा चुनने का मौका दिया जाए तो क्या वह इतनी बेरहमी से हमला करेगा? जवाब था हाँ। उसे इसकी आदत नहीं थी, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगता था कि वह गलत था। जो व्यक्ति दूसरों को मारता है, बदले में दूसरे लोग भी उसे मार डालेंगे। इसके अलावा उस स्थिति में यदि उसने एक ही बार में लुटेरों को खत्म न कर दिया होता तो लुटेरे और भी अधिक हिंसक तरीके से जवाबी हमला करते। उनके पास रून बंदूकें थीं। अगर वह पर्याप्त सावधान नहीं होता तो वह मारा जाता। इसलिए दयालुता अवांछनीय थी। उसने सब कुछ किया क्योंकि वह बस जीना चाहता था। अपनी मुट्ठी चलाने की कला का अभ्यास पूरा करने के बाद उन्होंने तलवार और ब्लेड चलाने की कला का अभ्यास शुरू किया। वांग टिंग एक सेकंड के लिए भी रुकना नहीं चाहता था। इसके बजाय वह थक जाना चाहता था। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह अपने दिल के सारे दबाव को दूर कर सकता था। इस तरह वांग टिंग ने रात 11 बजे तक अभ्यास किया। छात्रों के चले जाने के बाद वह अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए अपनी कार तक पहुंचा और वापस घर चला गया। घर पहुंचने पर ही उसे अंततः राहत और शांति महसूस हुई। एड्स बाय पब फ्यूचर। बेटा, क्या तुम अपने सहपाठियों के साथ खाना नहीं खा रहे थे? तुम मार्शल आर्ट अकादमी क्यों गए थे? जब ली जिमे ने वांग टिंग को पसीने से लथपथ और उसके चेहरे पर थकावट देखी तो वह पूछे बिना नहीं रह सकी। मैं रात के खाने के बाद वहां गया था। हमें मार्शल आर्ट का अभ्यास लगातार करते रहना चाहिए, वांग टिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस बार तुम सचमुच गंभीर हो, मेरे बेटे, ली जिमे ने राहत के साथ कहा। जल्दी से नहा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। बाद में नीचे आकर खा लेना। ली शियुमे की देखभाल और चिंता ने वांग टिंग के ठंडे दिल को गर्म कर दिया। वह मुस्कुराया और ऊपर चला गया। वह कुछ कपड़े लेकर बाथरूम में घुसा और पानी का नल खोल दिया। ठंडे पानी की छींटें उसके थके शरीर पर पड़ी, जिससे सब कुछ बह गया। ठंडे पानी से नहाने के बाद वांग टिंग को अभूतपूर्व आराम का एहसास हुआ। उसे हल्कापन और आजादी का एहसास हुआ। उसने अपने बाल सुखाए और नीचे चला गया। वाह, ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। माँ, आपने क्या बढ़िया खाना बनाया है। आपके पसंदीदा अंडे नूडल्स। मैंने सूप बनाने के लिए स्टार बीस्ट मीट का इस्तेमाल किया और इसमें कुछ स्टार बीस्ट मीट भी मिलाया। आओ और इसे खाओ। ली जिमे नूडल्स का एक कटोरा लेकर रसोई से बाहर चली गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसकी गंध अलग है। ये और भी ज्यादा सुगंधित है। वांग टिंग ने प्रत्याशा में अपने चॉपस्टिक्स लिए और नूडल्स का एक बड़ा मुंह चूसा। ये स्वादिष्ट है। वांग टिंग ने वेल की तरह सब कुछ अपने पेट में निगल लिया। जब उसने अनायासी तारीफ की तो उसके मुंह से गर्मी निकल पड़ी। अगर आपको ये स्वादिष्ट लगता है तो ज्यादा खाएं। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में आपकी बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। आपको अपनी सहन शक्ति को फिर से बढ़ाने की जरूरत है, ली जिमे ने कहा। ठीक है। वांग टिंग ने कुछ ही घूंट में आधे से ज्यादा नूडल्स खा लिए। उसने अपना सिर उठाया और पूछा, माँ, पापा कहाँ हैं? वे मुझे आसपास क्यों नहीं दिख रहे? वह व्यापार के लिए विदेश गया है। वो अगले 2 दिनों तक वापस नहीं आएगा, ली जिमे ने जवाब दिया। अच्छा ऐसा है। वांग टिंग ने जल्दी से अपने नूडल्स खत्म किए और संतुष्टि में अपने पेट को थपथपाया। फिर वो खड़ा हुआ और अपनी पीठ को फैलाया। मेरा पेट बहुत भर गया है। माँ, मैं अब ऊपर जाऊंगा। जल्दी आराम भी कर लेना। ठीक है, मैं बर्तन धोने के बाद सो जाऊंगा, ली जिमे ने जवाब दिया। वांग टिंग अपने कमरे में वापस गया और अपना फोन निकाला। उनके वीचैट पर कुछ अपठित संदेश थे।
बाई वेई ने कुछ संदेश भेजे थे जिसमें उससे पूछा गया था कि वह क्या कर रहा है। एक संदेश यू हाओ का था। ये व्यक्ति उसके साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास करना चाहता था। उन्होंने ये संदेश तब भेजे थे जब उन्हें बंधक बना लिया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो उनका उत्तर नहीं दे सके। चूंकि बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उसने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उसने कल तक इंतजार करने का फैसला किया। वांग टेंग अपने कंप्यूटर पर बैठ गया और कुछ देर तक इंटरनेट पर सर्फिंग करता रहा। उसने देखा कि मूर्ख नेटिजन्स आपस में झगड़ रहे हैं और दूसरों का मजाक उड़ा रहे हैं। जब उसे नींद आने लगी, तो वह खुश होकर अपने बिस्तर पर चढ़ गया और खुद को गुड नाइट कहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और स्वप्नलोक में चला गया। अगला दिन शनिवार था। वांग टेंग देर से जागा, जो कि दुर्लभ था। उसने सुबह 8 बजे के बाद ही अपनी आंखें खोली। खिड़की के बाहर से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वांग टेंग ने रोशनी रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन उसे रोशनी से अभ्यस्त होने में थोड़ा समय लगा। अभी सुबह के 8:45 बजे हैं। वांग टेंग ने समय पर नजर डाली। वह बिस्तर से उठा, अपने दांत ब्रश किए, अपना चेहरा धोया। फिर वो नीचे चला गया। उनके घर की नौकरानियां आंटी चेन और आंटी ली पहले ही काम पर लग चुकी थीं। आंटी चेन फर्श पर झाड़ू लगा रही थी जबकि आंटी ली धूल झाड़ रही थी। विला बहुत बड़ा और विशाल था, लेकिन उसे साफ करना मुश्किल था। घर को खुद साफ करना अव्यावहारिक था। तुम जाग गए हो, आओ और नाश्ता करो, ली ज्यूमेई ने उसे देखते ही कहा। माँ, मैं देर तक सो गया। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? वांग टेंग ने पूछा। कल तुम बहुत थके हुए लग रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें फोन नहीं किया। आज शनिवार है, 1 या 2 घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ली ज्यूमेई ने जवाब दिया। युवा मास्टर सचमुच बदल गए हैं। वे और भी ज्यादा मेहनती होते जा रहे हैं, आंटी ली ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि आंटी चेन और आंटी ली नौकरानियां थीं, लेकिन वांग टेंग के परिवार के साथ उनके अच्छे संबंध थे। अतीत में, चाहे वांग टेंग कितना भी चंचल और घमंडी क्यों न रहा हो, उसने कभी भी किसी भी तरह से उनका अनादर नहीं किया। इसका श्रेय वांग शिंगगुओ की सख्ती और ली जिमेई की चरित्र शिक्षा को दिया गया। एक बच्चा अपने माता पिता का प्रतिबिंब होता है। मैंने सुना है कि यंग मास्टर अब मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हैं। मेरा बेटा पहले भी ऐसा करता था, लेकिन उसमें प्रतिभा नहीं थी। वो अंत में हार मान सकता था। आखिरकार, मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का बोझ हमारे जैसे सामान्य परिवारों के लिए बहुत ज्यादा है, आंटी चेन ने सहमति जताते हुए आगे कहा। अब उसकी प्रशंसा मत करो, नहीं तो वह घमंडी हो जाएगा, ली जिमेई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वांग टेंग ने नौकरानियों के साथ बातचीत करते हुए अपना नाश्ता खाया। जब भी मौका मिला, उसने बाई वेई और यू हाओ के संदेशों का जवाब भी दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। नाश्ता समाप्त करने के बाद, उसने ली ज्यूमेई को सूचित किया और अपनी कार लेकर बाहर चला गया। जिक्सन मार्शल हाउस, मार्शल शिष्य प्रशिक्षण भवन की दूसरी मंजिल। वांग टेंग ने कुछ परिचित छात्रों का अभिवादन किया। NOWELLBEING.com। आह टेंग, आज तुम थोड़ा लेट हो गए। झांग शाओयांग ने अपनी मुट्ठी बांधना बंद कर दिया और अपने माथे से पसीना पोंछा। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ घंटों से प्रशिक्षण ले रहा था। वांग टेंग ने असहाय होकर कहा, मैं देर तक सोता रहा और मेरी माँ ने मुझे नहीं जगाया। हा, सभी माएँ एक जैसी होती हैं। अगर मैं देर तक सोता रहा, तो मेरी माँ भी मुझे कभी नहीं जगाएगी, झांग शाओयांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वांग टेंग ने हंसकर अपना सिर हिलाया। ओह हाँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं जल्द ही एक उन्नत चरण मार्शल शिष्य बन जाऊंगा, झांग शाओयांग ने खुशी से कहा। ओह, बधाई हो, आप कब लेवल अप करने की तैयारी कर रहे हैं? वांग टेंग एक पल के लिए चौंक गया। हालांकि, उसे यह अजीब नहीं लगा। झांग शाओयांग की क्षमता पहले से ही एक उन्नत चरण के मार्शल शिष्य के करीब थी।
अतीत में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि झांग शाओयान को अब कभी भी सफलता मिलेगी। मैं सुबह टेस्ट के लिए जाने से पहले वार्म अप करूंगा। अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो मैं दोपहर में अभ्यास के लिए तीसरी मंजिल पर जाऊंगा, झांग शाओयान ने जवाब दिया। वांग टेंग ने सिर हिलाया और चिढ़ाते हुए कहा, तीसरी मंजिल पर ज्यादा ताकतवर लोग हैं। प्रताड़ित मत होइए। ये कैसे संभव है? कुछ समय तक प्रशिक्षण लेने के बाद मैं निश्चित रूप से उनसे आगे निकल जाऊंगा। चलिए इसके बजाय आपके बारे में बात करते हैं। मुझे ज्यादा इंतजार न करवाएं। जल्दी करो और जल्दी से एक उन्नत चरण मार्शल शिष्य बन जाओ। मुझे लगता है कि जब मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व करता हूँ तो मैं तेजी से आगे बढ़ता हूँ, झांग शाओयान ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वांग टेंग मुस्कुराया। दोनों ने कुछ देर तक बातचीत की और फिर अभ्यास शुरू कर दिया। उन्होंने कोई समय बर्बाद नहीं किया। दोपहर में वांग टेंग झांग शाओयान का परीक्षण देखने गया। उसके सभी संकेतक बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच चुके थे, इसलिए वो सफलतापूर्वक एक उन्नत चरण मार्शल शिष्य बन गया और तीसरी मंजिल पर चला गया। वांग टेंग उसके लिए सचमुच खुश था। उन्नत चरण मार्शल शिष्य, वो एक मार्शल योद्धा बनने के एक कदम करीब था। एड्स बाय पब फ्यूचर। यद्यपि यह एक कदम बहुत बड़ा था, लेकिन सभी मार्शल शिष्यों ने इसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। मैं मार्शल योद्धा कब बन पाऊंगा? काश मुझे बल कौशल शास्त्र मिल जाए। दुर्भाग्यवश ये बहुत कठिन है। वांग टेंग चुपचाप सोचता रहा। उसे अभी भी नहीं पता था कि क्या करना है। वांग टेंग ने अपना बाकी समय मार्शल आर्ट अकादमी में बिताया। उसने खूबियां सीखी और उसी समय जमकर अभ्यास भी किया। उसके पास उस मोटे आदमी वू लियांग को चिढ़ाने की भी ऊर्जा नहीं थी। रविवार सुबह 9 बजे के कुछ समय बाद वांग टेंग अभी भी मार्शल आर्ट अकादमी में अभ्यास कर रहे थे जब उन्हें जूजी का फोन आया। उन्होंने कहा कि आज एक सभा है जहां वे पुराने और जाने माने परिवारों के कई मित्रों से मिल सकेंगे। इसलिए वे वांग टेंग, बाई वे और उनके अन्य मित्रों को आमंत्रित करना चाहते थे। वांग टेंग शुरू में उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करना चाहता था, लेकिन वह जूजी के आग्रह का विरोध नहीं कर सका। उसे लगा कि जूजी तब तक उसे परेशान करती रहेगी जब तक वह सहमत नहीं हो जाता। इसलिए उसने असहाय होकर निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वे इतने सालों से दोस्त थे, इसलिए जूजी को बदनाम करना अच्छा नहीं होगा। सच कहूं तो वह उस पार्टी में जाने को तैयार नहीं था। वह अपने पिछले जीवन में ऐसी कई पार्टियों में जा चुका था। वहां उपस्थित सभी लोग अमीर दूसरी पीढ़ी के थे या अधिकारियों के बच्चे थे। सभी लोग खाने, पीने, खेलने और अपनी दोस्ती बनाए रखने के लिए इकट्ठा हुए थे। एक बार जब उनके बीच अच्छे संबंध बन गए, तो वे भविष्य में ज्यादा बाहर जा सकते थे। अगर किसी को परेशानी होती, तो वे एक दूसरे की मदद कर सकते थे। लेकिन पिछले जन्म में जब उसका परिवार संकट में था, तो ये लोग उससे दूर भागते थे। कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। उस समय उसे बात समझ में आ गई। ये सभी अच्छे दोस्त थे। वे सतह पर भाई जैसे लगते थे। जब आपकी छोटी या महत्वहीन समस्याएं होती थीं, तो वे आपकी मदद करते थे। एक बार जब आप किसी वास्तविक दुविधा में होते थे, तो आप उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते थे। भूल जाओ, मैं वहाँ बस कुछ अच्छा खाना पीना खाने जाऊंगा, वांग टेंग ने खुद को सांत्वना दी। उसने तलवार और ब्लेड को हथियार के कमरे में वापस रख दिया। फिर वो घर लौट आया और साफ सफाई की और अपने कपड़े बदले। उसने सबसे पहले जू जी और उसके दोस्तों से मिलने की तैयारी की। माँ, मैं रात के खाने के लिए घर नहीं आऊंगा। मैं जू जी और कुछ अन्य दोस्तों के साथ हमारे समूह की एक सभा में जा रहा हूँ, वांग टेंग ने ली ज्यूमेई से कहा। आगे बढ़ो, बाहर जाकर कुछ दोस्त बनाना अच्छा है। तुम हर दिन मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हो। मुझे चिंता है कि तुम मार्शल आर्ट के आदी हो जाओगे और भविष्य में तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। जैसे ही उसने ली जिमेई को अपनी प्रेमिका का जिक्र करते सुना, वांग टेंग का सिर घूमने लगा।
अपनी मां के हाव भाव देखकर उसे लगा कि वो इस विषय को हमेशा जारी रखना चाहती है, इसलिए वह डरकर तुरंत भाग गया। ये बहुत डरावना है। जब वांग टिंग अपनी कार चलाते थे तब भी उनके मन में भय बना रहता था। 10 मिनट बाद वह माउंट बावान की ओर जाने वाले टोल स्टेशन पर जूजी और उसके दोस्तों से मिले। ये सभा माउंट बावान पर एक पहाड़ी विला के अंदर आयोजित की जा रही थी। कहा जाता है कि मेजबान का परिवार प्रभावशाली था और युवा पीढ़ी पर उसका बहुत प्रभाव था। ये पहाड़ी विला उसकी निजी संपत्ति थी। उसने इसे आज के समारोह के लिए उपलब्ध कराया था। वे चारों 2 कारों में सवार होकर अंदर आए। बाई वेई वांग टिंग की कार में बैठी थी और उसे संक्षेप में स्थिति समझा रही थी। उसे विवरण भी स्पष्ट नहीं था। जू जी ने अपनी कार उनके आगे चलाकर रास्ता दिखाया। यू हाओ अपनी कार में बैठा था, उसे थोड़ा बुरा लग रहा था। पहले तो वह बाई वेई के साथ बैठना चाहता था ताकि वे यात्रा के दौरान बातचीत कर सकें, लेकिन इससे पहले कि वह अपना मुंह खोलता, बाई वेई पहले ही वांग टिंग की कार की ओर भाग चुका था। वांग टिंग की स्पोर्ट्स कार में सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते थे। आखिरकार यू हाओ को अपने विचार त्यागने पड़े। माउंट बावान डोंगहाई शहर के बाहरी इलाके में था। अगर वे राजमार्ग से जाते तो वे आधे घंटे में पहुंच जाते। नियमित अंतराल पर सड़क पर संकेत चिन्ह लगे हुए थे। वे उनका अनुसरण करते हुए राजमार्ग से हटकर सीमेंट की सड़क पर पहाड़ी पर चढ़ गए। कई वर्षों के विकास के बाद माउंट बावान पर कई पहाड़ी विला और मनोरंजन सुविधाएं बनाई गईं। यात्रियों के लिए इसे और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए एक चौड़ी सड़क का निर्माण किया गया। सड़क का निर्माण इसलिए संभव हो पाया क्योंकि माउंट बावान बहुत ऊंचा नहीं था। अगर यह बहुत ऊंचा होता तो सड़क चोटी तक नहीं पहुंच पाती। सड़क के किनारे हरे भरे जंगल थे और खूबसूरत नज़ारे थे। बीच बीच में पक्षियों की चहचहाहट के साथ बहती नदी की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। ये स्फूर्तिदायक और तरोताजा करने वाला था और लोगों के मूड को हल्का कर रहा था। अध्याय 24 झोउ बयुन। जब से आयामी दरारें प्रकट हुई, पृथ्वी पर रहने वाले जीवों में भारी परिवर्तन हुए। पेड़ बड़े और रसीले हो गए, जानवर भी विशालकाय हो गए और हर प्रजाति की अनूठी विशेषताएं निखर कर सामने आईं। जो क्रूर थे वे और भी क्रूर हो गए, जबकि मूर्ख और भी अधिक मूर्ख हो गए। जंगल में 100 मीटर के पंखों वाले विशालकाय चील आसमान में उड़ रहे थे। घास के मैदानों में लॉरी के आकार के शेर थे। जंगल में दहाड़ते हुए पंखों वाले खूंखार बाघ भी थे। बेशक शहरों में अभी भी बेवकूफ हस्कीज हैं जो घरों को तोड़ने के अपने महान काम में लगे हुए हैं। वहाँ प्यारी बिल्लियां भी हैं जो प्यारी हरकतें करने में लगी हुई हैं। उत्परिवर्तित तारा जानवरों को शहर के बाहर मार्शल योद्धाओं द्वारा रोक दिया गया था। शहर में इसके नागरिक जानवरों के साथ खुशी से रहते थे। माउंट बावान जंगल का हिस्सा नहीं था, यह अभी भी शहर के आसपास ही था। पेड़ हरे भरे थे और सभी 10 मीटर से ज्यादा ऊंचे थे। यह एक शानदार नजारा था। कभी कभी रंग बिरंगे पक्षी जंगल से उड़कर सड़क के किनारे रुक जाते थे और आगे पीछे आती जाती गाड़ियों पर ध्यान नहीं देते थे। अतीत में ये पक्षी सिर्फ आम जंगली पक्षी थे, लेकिन अब उनके पंख चमकीले और रंगीन हैं, उनकी आंखें सुंदर हैं और उनका हाव भाव भी सुंदर है। ईमानदारी से कहें तो उनकी तुलना अतीत के कीमती और दुर्लभ पक्षियों से की जा सकती है। हालांकि इस युग में वे केवल जंगली पक्षी थे जिन्हें पहाड़ों में हर समय देखा जा सकता था। एक सफेद खरगोश झाड़ियों से अपना सिर बाहर निकालकर अपनी माणिक जैसी आंखों से इधर उधर झांक रहा था। उसका फर चिकना और चमकदार था और उसके लंबे कान पीछे की ओर मुड़े हुए थे। छोटा सफेद खरगोश, कितना प्यारा सा सफेद खरगोश है, बाई वेई ने आश्चर्य से कहा। वांग टिंग ने कार चलाते हुए अपनी आंखों के कोने से खरगोश को देखा। उसके होठों के कोने बेकाबू होकर फड़क रहे थे। ये छोटा सफेद खरगोश बिल्कुल भी छोटा नहीं है। कार तेजी से चली गई। छोटा सफेद खरगोश भी झाड़ियों में गायब हो गया, जिससे बाई वेई बेहद निराश हो गया।
दोनों कारें जल्द ही पहाड़ के मध्य में पहुंच गईं। पहाड़ की दीवार के सामने एक विला बनाया गया था, जिसकी पृष्ठभूमि में हरा भरा परिदृश्य था। ये प्रकृति के साथ घुल मिल गया था, जिससे ये उच्च श्रेणी का तो था, लेकिन बहुत ज्यादा खर्चीला नहीं था। अपनी कारें पार्क करने के बाद वांग टेंग और उसके दोस्त विला की ओर चल पड़े। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेहमानों का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर सेवकों की कतार खड़ी थी। वे विला में चले गए और एक गलियारे से गुजरे, जो एक विशाल हॉल में खुलता था। अंदर पहले से ही बहुत से लोग खुशी खुशी बातचीत कर रहे थे। जब किसी ने समूह को देखा तो आगे आकर उनका स्वागत किया। वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, बड़े चचेरे भाई, आप आए। क्या आप अपने दोस्तों से मेरा परिचय नहीं करवाएंगे? सुन गोयान, मेरा छोटा चचेरा भाई। यह मेरा बड़ा भाई वांग टेंग है। ये दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी हैं, यू हाओ और बाई वेई। जू जी ने आपसी परिचय दिया। सुन गाओयान को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने सुना कि जू जी वांग टेंग को अपना बड़ा भाई कह रहे हैं। वे चचेरे भाई बहन थे और एक दूसरे के काफी करीब थे। इसलिए उसे जू जी के व्यक्तित्व की कुछ समझ थी, उदासीन और बेपरवाह। फिर भी उसने वांग टेंग को अपना बड़ा भाई कहा। इसका मतलब था कि वह उस आदमी का दिल से सम्मान करता था। जू जी मेरे बड़े चचेरे भाई हैं। चूंकि वह आपको बड़ा भाई कहते हैं, इसलिए मैं भी आपको भाई कहूंगा, सन गाओयान ने मुस्कुराते हुए वांग टेंग से कहा। जैसा कि कहावत है, मुस्कुराते हुए व्यक्ति पर गुस्सा नहीं किया जा सकता। वांग टेंग ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हर किसी का अपना अपना होता है। हम एक ही जैसे हैं। एक दूसरे को औपचारिक रूप से बड़े भाई कहकर संबोधित करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस मेरा नाम पुकार सकते हैं। सन गाओयान ने यू हाओ और बाई वेई की ओर रुख किया और उनसे कुछ देर तक खुशी खुशी बातें की। उसने सभी का ख्याल रखा और किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा। सुन गाओयान द्वारा उन्हें यहाँ लाने के बाद जू जी और उसके दोस्त जल्दी ही बाकी लोगों से परिचित हो गए। वांग टेंग को ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं था, लेकिन जब से वह यहाँ आया है, तो जब भी कोई उससे बात करने आता है, तो वह उसका सम्मान करता है। वह मुस्कुराकर उन्हें जवाब देता है। दूसरी पीढ़ी के धनी होने के कारण उन्होंने कभी ऐसा कोई हुनर नहीं सीखा था। हालांकि उन्होंने पहले भी ऐसी परिस्थितियां देखी थीं, इसलिए उन्हें पता था कि इससे कैसे निपटना है। इसके अलावा वो कोई मूर्ख नहीं था जो कुछ भी नहीं जानता था और हर चीज पर नाराजगी जताता था। उसे अभी भी सही अभिवादन करना था। उनमें से सबसे लोकप्रिय व्यक्ति वास्तव में बाई वेई था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये युवती बहुत सुंदर और प्यारी थी। जब वह दूसरी महिलाओं के साथ खड़ी होती थी, तो दूसरे युवक उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाते रहते थे। यू हाओ ने जब ये देखा तो वह दुखी हो गया। कुछ समय बाद पार्टी में और लोग शामिल हो गए, कुल मिलाकर लगभग 20 लोग। वे सभी या तो दूसरी पीढ़ी के अमीर थे या अधिकारियों के बच्चे थे। वांग टेंग इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सके कि इस समारोह का मेजबान कितना प्रभावशाली था। गाओयान, इस सभा का मेजबान कौन है? मुझे कुछ जानकारी दो, जू जी ने सुन गाओयान से धीरे से पूछा। झू बैयुन। नाम कहने से पहले सुन गाओयान ने ठहाका लगाया। झू बैयुन। जू जी आश्चर्यचकित थी। वह झू परिवार। हाँ, आप झू परिवार के बारे में सोच रहे हैं, सन गाओयान ने सिर हिलाकर जवाब दिया। तो फिर ये झू बैयुन कौन है? जू जी हैरान थी, लगभग जिज्ञासा से फट पड़ी। झू परिवार की तीसरी संतान। वह पहले विदेश में रहती थी और हाल ही में वापस आई है, सन गाओयान ने कहा। वह अब और नहीं जा रही है। जू जी ने तुरंत स्थिति समझ ली। ये सही है, वह अब और नहीं जा रही है। मुझे डर है कि भविष्य में झू परिवार के भीतर भयंकर लड़ाई हो सकती है। सन गाओयान ने एक सार्थक मुस्कान दी। बाई वेई और यू हाओ उनकी बातचीत को चुपके से सुन रहे थे। दूसरी पीढ़ी के अमीर होने के नाते
वे स्वाभाविक रूप से भविष्य की घटनाओं की कल्पना करने में सक्षम थे। हालांकि वांग टेंग उदासीन रहे। इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह इसमें भाग नहीं लेगा। साथ ही जब तक वह एक मार्शल योद्धा बना रहेगा, पारिवारिक झगड़े उसके लिए सिर्फ एक मजाक होंगे। वो यहाँ है। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा। हॉल के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। तभी बाहर से 4 लोग अंदर आए। मुझे खेद है, मैं रास्ते में एक दोस्त को लेने गई थी। मैं सभी को इतने लंबे समय तक इंतजार करवाने के लिए क्षमा चाहती हूँ। 4 लोगों के बीच में बैठी महिला ने बोलते हुए भीड़ को देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह महिला 20 की उम्र के आसपास लग रही थी। वो लंबी और दुबली पतली थी और अपनी खूबसूरती के लिए उसे 90 अंक मिल सकते थे। हालांकि उसके चारों ओर एक गर्व और दबंग आभा थी। उसने अपनी थोड़ी को थोड़ा ऊपर उठाया और अपनी लंबी पतली गर्दन दिखाई, जो एक घमंडी सफेद हंस की तरह थी। तुम बहुत देर से नहीं आई हो, हम भी अभी अभी पहुँचे हैं। सभी ने उसके प्रति सम्मान दिखाया और अपनी बात में तालियां बजाईं। ली रोनचेंग भी यहाँ क्यों है? जू जी वांग टेंग की ओर झुकी और भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। क्या मिस झोऊ ने नहीं कहा कि वो उसका दोस्त है? यू हाओ ने मुंह बनाया। ली रोनचेंग को हमसे दुश्मनी है। क्या वह झोऊ बैयुन के सामने हमारे बारे में बुरा बोलकर हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करेगा? बाई वेई ने पूछा। अगर उसने हमारी पीठ पीछे बात करने की हिम्मत की, तो वांग टेंग उसे मार डालेगा। मैंने उसे पिछले कुछ दिनों से स्कूल में नहीं देखा। वह भाई वांग टेंग को चकमा दे रहा होगा, जू जी ने तिरस्कार के साथ कहा। ठीक है, यह उनका घरेलू मैदान है। इतना मत बोलो, वांग टेंग ने कहा। झोऊ बैयुन की पृष्ठभूमि मजबूत थी और वो लोगों के साथ बातचीत करने में कुशल थी। जब वो सभी अमीर दूसरी पीढ़ियों और सरकारी अधिकारियों के बच्चों के साथ बातचीत करती थी, तो लोग जल्दी ही उसके देर से आने के बारे में अपनी नाखुशी भूल जाते थे। जहां तक ली रोनचेंग की बात है, वह हमेशा उसके साथ रहता था। ये स्पष्ट था कि झोऊ बैयुन उसे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मानती थी। वे सच्चे मित्र थे या नहीं, यह कोई नहीं जान सकेगा। कुछ समय बाद झोऊ बैयुन ने लाल शराब का एक गिलास पकड़ा और वांग टेंग और उसके दोस्तों की ओर चला गया। आप थोड़े अपरिचित लग रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि आप जैसे प्रतिभाशाली युवा किस परिवार से आते हैं? जैसा कि कहावत है, दूसरे लोगों का सम्मान करें और आपको स्वाभाविक रूप से सम्मान मिलेगा। जिस क्षण झोऊ परिवार की तीसरी राजकुमारी ने अपना मुंह खोला, उसने वांग टेंग और उसके दोस्तों को बहुत सम्मान दिया। प्रतिभाशाली युवा। यदि वांग टेंग जैसे छात्रों को, जिन्होंने अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की, प्रतिभाशाली युवा माना जाता है, तो वे प्रतिभाशाली युवाओं के मानक को रसातल में ले जा रहे हैं। जब ली रोनचेंग ने वांग टेंग को देखा तो उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। युआन झेंगहुआ ली रोनचेंग का अनुसरण कर रहा था और उसकी अभिव्यक्ति भी उसके उदाहरण का अनुसरण कर रही थी। उनकी अभिव्यक्ति एक ही सांचे में गड़ी हुई प्रतीत होती थी। इससे पहले कि सन गाओयान उनका परिचय करवा पाता, झोऊ बैयुन ने उनके बीच के अजीब माहौल को पहले ही भांप लिया था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? बेशक, हम एक दूसरे को कैसे नहीं जानते। हम पुराने सहपाठी हैं, हम पुराने दोस्त हैं, जू जी ने हंसते हुए कहा। युवा मास्टर ली, आप हाल ही में बेहतर दिख रहे हैं। वांग टेंग ने ली रोनचेंग का स्वागत सहजता से किया क्योंकि वे एक दूसरे को जानते थे। हालांकि ली रोनचेंग की अभिव्यक्ति खराब हो गई। झोऊ बैयुन को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, इसलिए उसके चेहरे पर मुस्कान थोड़ी अजीब हो गई। सन गाओयान ने जल्दी से वांग टेंग और उसके दोस्तों का परिचय कराया। ओह, तो यह वांग परिवार का 5वां युवा स्वामी है, झोऊ बैयुन ने मुस्कुराते हुए कहा। एक क्षण पहले की उसकी भावनाएं एक पल में गायब हो गईं। यहाँ आने से पहले उसने डोंगहाई शहर के सभी बड़े और छोटे प्रमुख परिवारों के बारे में अपना होमवर्क कर लिया था। इसलिए जब सन गाओयान ने उसे इन लोगों से मिलवाया,
तो उनकी पहचान तुरंत उसके दिमाग में कौंध गई। एक साधारण बातचीत के बाद उसने माफी मांगी और अन्य लोगों को ढूंढने चली गई। जब वो कुछ दूर चली गई तो जूजी ने अपनी आवाज कम की और फुसफुसाया, हमारे परिवार शायद झोउ बैयुन के मानक के बराबर नहीं है। हालांकि झोउ बैयुन ने अपनी भावनाओं को चित्रित नहीं किया, लेकिन वे उसके रवैये में अंतर महसूस कर सकते थे। वो उनके लिए उतनी मेहमाननवाजी नहीं थी जितनी वो दूसरों के लिए थी। सन गाओयान थोड़ा नाखुश था। उसने ही जूजी और उसके दोस्तों को आमंत्रित किया था, इसलिए झोउ बैयुन के रवैये ने उसे अपमानित महसूस कराया। वांग टेंग ने उसका कंधा थपथपाया। उसकी परवाह मत करो, हम आज यहाँ केवल मौज मस्ती करने और कुछ बढ़िया खाने का लुत्फ उठाने आए हैं। दोस्त बनाना गौन है। गाओयान, ज्यादा मत सोचो। पूरे दिन मुफ्त में खाना और खेलना अच्छा लगता है, जूजी ने हंसते हुए कहा। उसकी सांत्वना के बाद अन्य 3 लोगों को तुरंत बेहतर महसूस हुआ। अरे, ली रोंगचेंग ने झोउ बैयुन को कैसे जान लिया? सही मायने में, ली परिवार इतना मजबूत नहीं है कि झोउ परिवार से दोस्ती कर सके, बाई वेई ने अचानक पूछा। मैंने सुना है कि झोउ बैयुन मार्शल शिष्यों की तलाश कर रहा है, विशेष रूप से उन्नत स्तर के मार्शल शिष्यों की, जो मार्शल योद्धा बनने की आशा रखते हैं, सन गाओयान ने कहा। ये समझ में आता है। जब ली रोंगचेंग एक उन्नत चरण के मार्शल शिष्य बन गए, तो ली परिवार ने सभी को इसकी घोषणा की थी। वे शायद सभी को ये बताना चाहते थे कि उनके लिए परिवार में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो भविष्य में एक मार्शल योद्धा बनेगा। यू हाउ चर्चा में शामिल हो गया। मार्शल योद्धा बनना आसान नहीं है। उन्नत चरण के मार्शल शिष्य दुर्लभ नहीं है, लेकिन उनमें से केवल एक छोटा प्रतिशत ही मार्शल योद्धा बन पाता है। 1000 उन्नत चरण के मार्शल शिष्यों में शायद कोई भी ऐसा न हो जो ये कदम उठा सके। ली परिवार ली रोंगचेंग को मार्शल योद्धा बनने में मदद नहीं कर सकता, भले ही वे अपने सभी संसाधन उस पर लगा दें, जूजी ने तिरस्कार के साथ कहा। वो अविश्वसनीय रूप से चिढ़ा हुआ था, लेकिन ये झोउ बैयुन को उसे अपनी ओर आकर्षित करने से नहीं रोक सकता, बाई वेई ने मजाक उड़ाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। जाल फेंको और तुम्हें और मछलियां मिलेंगी। ली रोंगचेंग शायद मछलियों में से सिर्फ एक है। हालांकि अगर झोउ बैयुन भाई वांगटेंग की क्षमता जानता है। हा, जू जी ने एक दुष्ट मुस्कान दी। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। चाहे वह मेरे साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करे, मैं उसके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, वांगटेंग ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया। उनकी बातचीत सुनते हुए और कुछ क्षण पहले ली रोंगचेंग के हाव भाव को याद करते हुए सुन गाओयान के मन में एक विचार कौंधा। कुछ अटकलों के बाद उसे कुछ समझ में आया और उसकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया। उसने वही रवैया बनाए रखा और धीरे धीरे खुद को वांगटेंग के घेरे में शामिल कर लिया। यू हाओ और बाई वेई को सन गाओयान का व्यक्तित्व पसंद आया। हालांकि वांगटेंग को उसके इरादे पता थे, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। इसके अलावा वह जू जी का चचेरा भाई था। इस अतिरिक्त रिश्ते ने स्वाभाविक रूप से उनके लिए उसे स्वीकार करना आसान बना दिया। इसलिए उन्होंने एक दूसरे के साथ बातचीत करके आनंद उठाया। दोपहर का समय था। मेज पर लजीज व्यंजनों की प्लेटें सजाई गईं। खाने की खुशबू हर किसी की नाक में घुस रही थी और उनके मुंह में पानी आ रहा था। ये है स्टार बीस्ट डिश, यू हाओ ने धीमी आवाज में कहा। उसने ये व्यंजन पहले भी देखे थे। झोउ बैयुन ने इस समारोह में बहुत पैसा खर्च किया होगा। ये स्टार बीस्ट व्यंजन काफी महंगे हैं, जूजी ने टिप्पणी की। जब सभी लोग टेबल के चारों ओर बैठे थे, तो कुछ मेहमान झोउ बैयुन की तरफ बढ़े। कुछ ही सेकंड में टेबल का अगला हिस्सा पूरी तरह से भर गया। पूरा डाइनिंग टेबल लंबा और आयताकार था। एड्स बाय पब फ्यूचर। अंत में वांगटेंग और उसके दोस्त केवल मेज के अंत में बैठ सकते थे। वे थोड़े असामाजिक लग रहे थे। बहुत जल्द ही सभी लोग खाना खाने लगे।
वांग टेंग ने मांस का एक टुकड़ा लिया और उसे अपने मुंह में रख लिया। जैसे ही उसकी जीभ ने मांस को छुआ, उसने तुरंत महसूस किया कि अंदर मौजूद ऊर्जा मोटी नहीं थी। ये संभवतः पृथ्वी पर पाए जाने वाले जंगली जानवर हैं जिनमें छोटे छोटे उत्परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने अपना निष्कर्ष निकाला। ये बात समझ में आती है। यहाँ मौजूद ज्यादातर लोग सामान्य इंसान ही थे। वे असली स्टार बीस्ट के मांस में मौजूद ऊर्जा को कैसे संभाल सकते थे? वांग टेंग ने मेहमानों को ध्यान से देखा और पाया कि कई अमीर दूसरी पीढ़ी के लोग और अधिकारियों के बच्चे पीले रंग के थे। वे इतने कमजोर दिख रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी पल मर सकते हैं। इन लोगों के लिए थोड़ी मात्रा में स्टार बीस्ट का मांस खाना उनके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि अगर वे ज्यादा खा लें तो यह जहर के समान है। वे अपनी जान भी गंवा सकते हैं। झू बैयुन ने ये समझा, इसलिए उसने ये सामग्री तैयार की थी। बेशक ज्यादातर लोग यह नहीं जानते थे। जंगली जानवर जो मामूली उत्परिवर्तन से गुजरते थे, वे दुर्लभ शिकार के मांस के बराबर थे जो वांग टेंग के पिछले जीवन में अमीर लोग खाते थे। आमतौर पर उन्हें चखने की संभावना बहुत कम थी। इसके अलावा ये सामग्री उन्नत स्तर के रसोइयों द्वारा पकाई गई थी। वे रंग, स्वाद और स्वाद में लाजवाब थे। साथ ही वे शरीर के लिए पौष्टिक भी थे। सभी ने खुशी खुशी खाना खाया। उन सभी को लगा कि झू बैयुन बहुत विचारशील था। ये भोजन 1 घंटे से ज्यादा समय तक चला। पेट भरने के बाद झू बैयुन ने खड़े होकर कहा, माउंट बावान पर कई मनोरंजन स्थल हैं। दोपहर में सभी लोग थोड़ा आराम कर सकते हैं। हम दोपहर 2:30 बजे मौज मस्ती करने के लिए बाहर जाएंगे। चूंकि हम पहले ही यहाँ आ चुके हैं, इसलिए हमें अच्छा समय बिताना चाहिए। वे सभी उससे सहमत थे। विला में कई कमरे थे, इसलिए मेहमान अपने कमरे ढूंढने चले गए। जो लोग आराम करना चाहते थे, वे माफी मांग कर चले गए, जबकि बाकी लोग एक साथ इकट्ठे होकर एक दूसरे से बातें करने लगे। जूजी, बाईवेई और युहाओ में वांग टेंग जैसी ऊर्जा नहीं थी। उन्होंने कुछ समय आराम करने का फैसला किया। जब से वांग टेंग ने मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू किया था, वह हमेशा ये सुनिश्चित करता था कि उसका शरीर हमेशा सबसे अच्छी स्थिति में रहे। चूंकि अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने थोड़ी देर की झपकी लेने का फैसला किया। एड्स बाय पब फ्यूचर 30 अपराह्न। सभी लोग अपने कमरों से निकलकर हॉल में इकट्ठे हुए। झू बैयुन के नेतृत्व में वे पहाड़ पर चले गए। पहाड़ पर मनोरंजन के लिए कई जगहें थीं, जैसे खुले आसमान के नीचे स्विमिंग पूल, जहां लोग धूप में पानी की बंदूकों से खेल सकते थे। रास्ते में बिकिनी पहने खूबसूरत महिलाओं को देखने का भी आनंद ले सकते थे। ध्यान रहे, धनी युवा पीढ़ी में कई खूबसूरत महिलाएं थीं। इतना ही नहीं, माउंट बावान पर शिकार के लिए एक विशेष क्षेत्र की घेराबंदी की गई थी। पहाड़ पर आने वाले पर्यटक दल बनाकर वहां शिकार कर सकते थे। यह एक रोमांचक अनुभव था। पुरुषों को बंदूकें बहुत पसंद थीं, इसलिए इस तरह का शिकार खेल उनकी इच्छाओं को काफी हद तक संतुष्ट कर देता था। तो वहां वास्तव में मनोरंजन के कई स्थान थे, और उनमें से एक एक करके जाना बुद्धिमानी नहीं होगी। समूह जल्द ही अपने गंतव्य पर पहुंच गया और उनके सामने खुला स्विमिंग पूल दिखाई दिया। यह एक छोटे झरने के नीचे स्थित था। स्विमिंग पूल के आसपास कई मनोरंजन के साधन भी बनाए गए थे। कई लोगों को अपने कपड़े उतारकर ठंडे पानी में कूदने का मन हुआ। वाह! जाहिर है, कुछ लोग पहले से ही ऐसा कर रहे थे। एक आदमी भेड़िए की तरह चिल्लाया और बिना कपड़े उतारे ही स्विमिंग पूल में कूद गया। हर जगह पानी फैल गया। लिन हाओ, क्या तुम पागल हो? उसके दोस्त हंसने लगे और उसे चिढ़ाने लगे। लिन हाओ ने अपना सिर पूल से बाहर निकाला और अपने चेहरे से पानी पोंछा। वो दिल खोलकर हंसा और बोला, ये बहुत अच्छा लग रहा है। अगर तुम खेलना चाहते हो तो जल्दी से नीचे आओ। तुम क्यों देर कर रहे हो? आप वास्तव में साहसी और बेलगाम हैं, बिल्कुल अपने नाम की तरह। चीनी में हाओ
का अर्थ है साहसी और बेलगाम। झू बयून ने उनकी प्रशंसा की। लिन हाओ फिर जोर से हंसा। क्या बेवकूफ है, जू जी ने मुस्कुराते हुए उसे धीरे से डांटा। वह अवाक रह गया। शिकार का मैदान किनारे पर है। आप चाहें तो वहां जा सकते हैं। आपको बस स्टाफ के पास रजिस्टर करवाना होगा। आप हमारे लिए रात में बारबेक्यू करने के लिए कुछ शिकार कर सकते हैं। मैंने सबसे अधिक शिकार पकड़ने वाले व्यक्ति के लिए एक गुप्त उपहार तैयार किया है। झू बयून ने बाईं ओर एक प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया और कुछ स्पष्टीकरण दिया। अंत में उसने सभी को चेतावनी दी। हालांकि मुझे आपको याद दिलाना है कि अंदर कुछ आक्रामक जंगली जानवर हैं। कृपया अपनी सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित करें। एक समूह बनाना बेहतर होगा। इस तरह आप एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। अगर आप अकेले काम करेंगे तो ये बहुत खतरनाक होगा।